जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन सर में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आए हुए 40 क्वेश्चन, उनका हम विश्लेषण करते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। और अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस है, जो बेस है, लेवल है, यही रहेगा, इधर उधर होंगे थोड़ा बहुत। चलो तो हम लोग देखेंगे। हाँ, अगर हम लोग देखेंगे कि ये आपका 13 नवंबर 2021, 13 नवंबर 2021 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ये आपके प्रथम शिफ्ट 9 से 11 बजे की शिफ्ट में पूछा गया है। तो देख लीजिएगा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर, कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, आपको बताना है। हाँ, तो देख लीजिएगा प्यारे साथियों, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो आपका जवाब हो जाएगा 8। कितने? 8 स्वर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, और जब संस्कृत में होगी तो 3 हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें आपको बताना है। कैसे बताओगे? या तो आप इजी सा होता होती लगा लें, ना विशेषण, कोई विशेषण का यूज कर लें, जैसे बड़ा या बड़ी। हाँ, कुछ भी। तो जैसे देखो, पुल्लिंग है, आपको बताना, ये हथनी होती है, अभिनेत्री होती है, आँख होती है, बड़ी आँख, बड़ा आँख नहीं बोलेंगे, अभिनेत्री, बड़ी अभिनेत्री है, हथनी, बड़ी सी हथनी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी। हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे? निर्गुण, देखो, एक निर्गुण शाखा के कवि थे और एक सगुण, 2 विचार। तो निर्गुण में अगर हम सर्वाधिक शिक्षित की बात करें तो ये आपके जैसे दादू दयाल, धर्मदास, मलूक दास, लेकिन थे कौन? सुंदरदास। देख लीजिएगा पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपसे पूछा गया है कि इनमें से भूगोल का विलोम बताना है। आपको क्या करना है? भूगोल का विलोम बताना है। हाँ, तो देख लीजिएगा कि भूगोल का विलोम, पृथ्वी, साहित्य, इतिहास और खगोल। तो भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है अनेकार्थी शब्द। ये कहा गया अर्क, अर्क का अनेकार्थी शब्द है इंद्र, विष्णु, पहाड़, चंद्रमा। तो अर्क का जो अनेकार्थी शब्द है वो है इंद्र। हाँ, ठीक है। अब देख लीजिएगा, जैसे इंद्र के जो पर्यायवाची हैं वो आप कमेंट सेशन में कमेंट्स करके बताइएगा। हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और आपके पूछा गया है समास से। काहे से? समास से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो आप सबसे पहले जानिएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। हाँ, कर्म धारा, संबंध, तत्पुरुष। ये देखो, तत्पुरुष का एक भाग है। हाँ, अव्ययी भाव और कर्म तत्पुरुष। हाँ,
तो देखिएगा यथाशक्ति कैसे पहचानेंगे, तो यथाशक्ति आपको इसमें दिया तो है कि अव्ययी भाव, आ मीन्स नहीं, बे मीन्स खर्चे बदले, हाँ और इसकी जो पहचान होती है इससे पहले उपसर्ग लगा हो, जैसे यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का हम न तो बहुवचन बना सकते हैं न लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं, तो कौन सा, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय में क्या होता है, तो कर्मधारय समास की जब बात करेंगे तो इसमें एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। विशेषण और विशेष। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह देते हैं नील गाय, क्या बोलते हैं, नील गाय। तो देखो गाय की विशेषता बता रहा है क्या, नीली है, तो इसमें गाय क्या हो जाएगी, विशेष और विशेषण क्या होगा, नीला। तो आपका तब कौन सा, कर्मधारय होता। ठीक है, चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर जो ऑप्शन दिया है वो 4, कितना, 4। अगर यहीं पे मूलतः न दिया होता, आपका होता कि विशेषण प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तब भी आपका आंसर होता 4। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका बदल जाता कि विशेषण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछता विशेषण जो है स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2। कौन कौन से, तो नंबर 1 उद्देश्य विशेषण और नंबर 2 विधि। उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधि। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछता कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होता 3। कितने, 3। कौन कौन से, मूल अवस्था, उत्तरा और उत्तमा। ठीक है, उत्तरा और उत्तमावस्था। देख लीजिएगा प्रयोग के आधार पर या मूलतः तो 4, स्थान के आधार पर 2, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तुलना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाता है। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिता के घर पर रहने वाली युवती, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। हाँ, कि जो पिता के घर पर युवती रहती है उसके लिए शब्दांश, पूरे वाक्य का एक शब्द, तो उसके लिए होता है क्या, सुवासिनी। क्या होगा, सुवासिनी। जो पिता के घर पर रहने वाली युवती उसे क्या कहेंगे, सुवासिनी कहेंगे। गृहिणी, जो गृह का कार्य करने वाली स्त्री को, जो घर पे रह के गृह का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, गृहिणी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है, तो मतलब कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, या कारक को ही परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि कारक कितने प्रकार के, तब भी आपका आंसर होगा 8, और आपसे कहे परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आप कहिएगा 8 होते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा अधिकरण का बोधक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पै पर, तो देखो क्या, में पै पर, तो हो जाएगा आपका, हाँ, ये अगर ने का पूछता तो आप कहते कर्ता को कर्म को करण से, हाँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यहीं पर इम्पोर्टेंट पूछा गया आपसे, अगर यही पूछता कि कारक कितने प्रकार के, तो आप कहते 8, लेकिन अगर कहते किशोरी लाल
वाजपेयी के अनुसार, जो आपके हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, इनके अनुसार कारक कितने प्रकार में हैं? तो इनके अकॉर्डिंग कारक के 6 भेद हैं। कितने? 6, याद रखिएगा। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से ऋषि क्या है? आपसे पूछा गया है ऋषि क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, स्वर है। तो देख लीजिएगा ये क्या है? ऋषि स्वर है। और अगर स्वर में पूछता कि लघु है या दीर्घ, तो आप कहते लघु स्वर है। कौन सा? लघु। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करेंगे बच्चों तो 7। टोटल स्वरों की बात करेंगे तो 11। हाँ, टोटल अगर हम स्वरों की बात करेंगे तो 11। और अगर कभी कभी आप देख लेते हैं 11 नहीं, ऑप्शन में 13, तो कभी कभी जो 2 आपके अयोगवाह होते अंग आहा, तो 11 तो 13 काउंट कर लेते। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है गीता ने पुस्तक पढ़ी। किसने? गीता ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक। तात्कालिक जब होता कि गीता पुस्तक पढ़ रही है तो क्या हो जाता है? तात्कालिक। तो ये आपका नहीं हो सकता। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, कन्फर्म हो गया, अपूर्ण नहीं है। क्या? पूर्ण वर्तमान। बात समझ में आ गई? हाँ। तो काल के कितने वेद होते हैं? तो काल के बच्चों 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 16 मात्राओं वाला छंद कौन होता है? 16 मात्राओं वाला, तो देख लीजिएगा भाई, दोहा, चौपाई, गणाक्षरी, रोला। तो देखो अगर हम बात करेंगे दोहा, तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 11, पहले और तीसरे में 13 13, हाँ, और दूसरे और चौथे में 11 11। तो हम बोलेंगे 13 और 11। बात समझ में आई? हाँ। और 16 मात्राओं वाले सभी में तो चौपाई हो ही गया। हाँ, अब देखो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। आपसे पूछ दे कि दोहा का उल्टा, तो आप कहेंगे सोरठा। अब बताइएगा कि रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? हाँ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली, अवधी, गढ़वाली, मगही। तो मागधी अपभ्रंश जैसे ही हम कहेंगे तो मगही से हुआ। किससे? मगही से हुआ। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द, हाँ, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि नहीं है? अच्छा, अग्नि ही लिखा है आपको। क्या? अग्नि, ये ना जो है नीचे ऊपर के बना दिया। अग्नि का पर्यायवाची नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। क्या? अग्नि, कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वैश्वानर है, अनल है, रोहतास है, दहन, हुतासन, पावक, कृशानु, पावक, कृशानु, ये सब काय के हैं? अग्नि के। कौन सा नहीं है? अमी। अमी अगर अग्नि का नहीं है तो बताइएगा कमेंट्स करके किसका पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? आपसे कहा पहले तो आपको पता करना है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। हाँ, तो विशेषण जैसे आपके मूलतया या प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं, उसी का ये एक हिस्सा है सार्वनामिक विशेषण, और संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक, ये 4। तो आपसे पूछा गया है कि सार्वनामिक विशेषण आपको बताना है। तो वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। हाँ, ऐसा आदमी नहीं देखा।
ठीक है ना। तो यौगिक, यौगिक सार्वनामिक मतलब दो सर्वनाम से मिल के बनाओ। जैसे यहाँ पे वो है किताब फटी है, यह है घर, तो यह हो जाता कोई, ये आपका हो जाता कोई, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक। हाँ, लेकिन अगर यौगिक सार्वनामिक की बात करूँगा तो ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव तो आप बताएंगे उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह। हाँ, ठीक है। हाँ, रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 9 है, तो स्थायी भाव कितने हो जाएंगे? 9। तो वीर रस रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 4, 8, 2, 6। तो 6 होती है। हाँ, और ये कुंडलिया आपके दो छंदों से मिलकर बनता है। आपको कमेंट्स करके बताना है कि कुंडलिया कौन कौन से दो छंदों से मिलके बनता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? मतलब दांत से किसका उच्चारण स्थान है? पा, ना, गा, चा। तो आप लोग देखेंगे जैसे पा फा, तो पा का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है। का खा गा, तो ये कंठ हो गया। चा छा जा, चा छा जा, तो देखो तालु। तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे दंत ता था दा धा ना, ये जो पांचों अक्षर होंगे, ना कौन सा है? पंचमा अक्षर है, तो दंत से ना। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? हाँ, तो ये कौन से युग के थे? तो द्विवेदी युग के थे। हाँ, और आपसे पूछा गया कौन सी पत्रिका? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महाप्रसाद द्विवेदी जी ने किया। हाँ, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन गौरव का विलोम है? गौरव का आनंद, आगत, उत्साह। हाँ, तो देखो आगत का हो जाएगा अनागत, और गौरव का लाघव। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन नाक का बाल होना, मुहावरा आपका है नाक का बाल होना, हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान, और अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर डी मुहावरा। नाक का बाल होना, व्यक्ति के नाक का बाल होना मतलब बहुत ही प्यारा होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, महादेवी वर्मा और आज्ञे। तो कौन? आज्ञे। आज्ञे जी का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद भाष्यन आज्ञे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपके अगला क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ है। क्या है? पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद पैराग्राफ करिएगा। तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? मतलब तुलसीदास के राम किसके प्रतीक हैं? तो आपने ये ऑप्शन देख लिए। अब आप जैसे पैरा पे जाएंगे तो ऊपर दिया गया है, तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका ही संत हृदय परम कार्णविक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। आपको यहीं से आपका आंसर मिल गया है, यहीं से आपका आंसर मिला है इस क्वेश्चन का। आपसे यही पूछा गया है, देख लीजिएगा कि किसके प्रतीक हैं? तो शील, शौर्य और सौंदर्य के। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको पैरा करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिर इसके बाद आप पैरा पे जाइएगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? हाँ, कि तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है?
तो आप जैसे इस पैरा को पढ़ेंगे, आगे इस पैरा को पढ़ेंगे, इसी से आपको आंसर मिलेगा। तो देख लीजिए, विजय रथ के, यहाँ तक तो पढ़ लिया था प्रतीक तक। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है, काहे कि, और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या और संत रहीन को बाड़ी देता है। तो यहीं से आपको पता चलता है कि उनका काव्य जो है भारतीय जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा, आकांक्षा और मर्यादित जीवन। तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का कि संतों की जीवनचर्या को अभिलाषा क्या व्यक्त की है, जीवनचर्या की। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, आपने पैरा में जैसा देखा है, अगला क्वेश्चन है, कवि का संत हृदय परम कारुण्य किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? तो कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। संत हृदय परम कारुण्य किसके प्रति? प्रजा के, समाज के, राम के, संतों के। तो देखो, राम के प्रति। हाँ, ये आपके पैरा में दिया है ना, कि हम खुद से कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखो, खेत तद्भव है, खेत का तत्सम क्या हो जाएगा? तो क्षेत्र हो जाएगा। हाँ, ये देखो, दर्शन तद्भव है, इसका जो तत्सम शब्द होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, दर्शन। हाँ, और ये कोर्ट का आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो आपका तत्सम क्या हो जाएगा? उद्गम। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खोज का अनेकार्थी काय का शब्द नहीं है। आपसे कहा है अनेकार्थी शब्द नहीं, अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, इच्छा पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति, बाकी ये तीनों जो हैं वो खोज के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो देख लीजिएगा, आपके दो ऑप्शन यहाँ दिए गए, आत्मजयी, कामायनी। जैसे कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि व्यास सम्मान पुरस्कार आत्मजयी को मिला है, इसके राइटर कौन है? हाँ, अगला देख लेते हैं। जैसे गुनाहों का देवता, तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती, गोदान मुंशी प्रेमचंद। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, ईश्वर में जो परम, ईश्वर में जो परम, तो तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। तो देखो, ईश्वर क्या हो जाएगा? विशेष, और विशेषता बता रहा है, परम है, परम है जो ईश्वर। तो कौन सा? विशेष और विशेषण, तो कर्मधार है। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव, जिसमें उपसर्ग लगा हो, जिसका लिंग वचन में परिवर्तन ना हो। तत्पुरुष, कारक चिन्ह छिपा हो, कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह छिपा हो। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। हेतु, धन, चेष्टा, प्रयोजन। अर्थ, तो अर्थ से जुड़ा, देखो, हेतु भी है, धन भी है जैसा, और प्रयोजन भी है। हाँ, प्रयोजन किसी का, तो इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या, लेकिन चेष्टा, क्या? चेष्टा आप कहेंगे। हाँ, ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? जैसे अपभ्रंश की पूर्वकालीन कहेंगे, अपभ्रंश की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिंदी से संस्कृत, पाली, तो आप कहेंगे प्राकृत। और अगर हिंदी की आदिजन्नी की बात करेंगे तब आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग आपको बताना है। टोप, पराठा, रसगुल्ला। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो अजवाइन होती है, टोप होता है, या बड़ा टोप, बड़ा पराठा, बड़ा रसगुल्ला। बड़ी रसगुल्ला नहीं बोल सकते ना, बड़ा, बड़ी पराठा बोल सकते ना, बड़ा। हाँ, तो देखो, बड़ी अजवाइन, अगर बड़ा बड़ी भी लगा लोगे आप एक कोई विशेषण, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा।
इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? काय का? अंबर का। अब चलते हैं जरा, देख लीजिएगा 4 ऑप्शन। अंबर जैसे दिगंबर, आकाश, कपास, ये सारे के सारे अंबर के पर्यायवाची। अध्याय नहीं, अध्याय मतलब पाठ, लेसन, चैप्टर जिसे बोलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है प्यारे बच्चों, कौन सौभाग्य का विलोम? तो सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। सुसंगति को, जैसे सुपरिणाम का कुपरिणाम, ऐसे सुसंगत तो कुसंगत। हाँ, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्त प्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मतलब संचित दर्पण किसने कहा है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन गाइज है आपका, समास से कहा गया दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। तो देखो दशानन 10 हैं, मुख्य जिसके अर्थार्थ रावण, तो कौन अर्थार्थ लग गया, या हम कहेंगे इसमें दोनों पद जो हैं अप्रधान है, तीसरा एक अर्थ निकलता है, तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। या हम कहें ये दशानन कैसा शब्द है? तो आप कहोगे योगरूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? तो योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि बहुब्रीहि के सभी उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। कर्मधारा मैं अभी बता ही चुका हूँ आप लोगों को, द्विगु संज्ञावाची, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा होता है और कर्मधारा में विशेष और विशेषण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, कि आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? अभी आपसे मैंने इसके बारे में पूछा भी था होमवर्क के रूप में कि ये किसकी पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो आप लोग ही बताएंगे, और ये काव्य है। क्या है? काव्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जैसे एकदम इसमें समुच्चय बोधक, अव्यय, निपात, विस्मयाद। जब कोई दुख होता है या हर्ष होता है, घृणा या पीड़ा, जैसे ओ, हाँ, कोई ऐसा, तो आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? अब देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था कि सरस्वती का संपादन किसने किया, इसी पेपर में, और वहीं से आपका पूछ दिया है, वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसके संपादक कब बने थे। तो 1903 में बने थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसका आप लोग जो व्याख्यात्मक हल है वो अगर कर लेंगे तो आपको जो आने वाले पेपर में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, तो इसे अच्छे से करिएगा, और मैं डेली एक सेट आपको करवाऊंगा। आप 30 मिनट दीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपसे पूछा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? हाँ, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में जुड़ के शब्दांश, उसे प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के पहले लगने वाले अंश को हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द से पहले जुड़े वो उपसर्ग, और बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है? हाँ, तो गाइज कैसा लगा सेशन एक बार जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और हाँ, अगर अच्छा लगा तो फिर श्रृंखला को यूं ही जारी रहने दें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन सर।